आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता। नमस्कार। कोरोना संकट के बीच हम सब न्यू नॉर्मल में जीना धीरे धीरे ही सही सीख ही गए हैं। दिक्कतें हैं, परेशानियां भी हैं, लेकिन जान है तो जहान है। एक वो भी दौर था जब कोरोना की शुरुआत हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जिंदगी शायद दोबारा पटरी पर लौट ही नहीं सकेगी। पर आपके संयम और संकल्प का ही परिणाम है कि भारत की गिनती बेहतर कोविड प्रबंधन करने वाले देशों में हो रही है। वैक्सीन की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। ऐसे में धैर्य बनाए रखिए और सावधानियां बरतते रहिए ताकि आप खुद संक्रमण से बचे रहें और अपने परिवार और समाज को भी संक्रमण मुक्त बनाए रखने में योगदान दे सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जन आंदोलन की शुरुआत की है, उससे जरूर जुड़िए। उससे जुड़ने के लिए आपको करना बस ये है कि आप जहां भी जाइए मास्क पहनिए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए। कोविड-19 से आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर नीरज, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर नीरज, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद 5वां और 10वां दिन किस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है? एक्चुअली वैसे तो एक बताया जाता है कि कोरोना का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 14 दिन के बीच में है, और ये कहा जाता है कि कोरोना के संक्रमण के पश्चात 5वें दिन नॉर्मली पेशेंट को सिम्टम आ ही जाते हैं। और किसी को कोरोना संक्रमण हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, तो ये माना जाता है कि जैसे जैसे क्षमता शरीर की उसके प्रति लड़ने की बढ़ती जाती है, वायरस का लोड जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और 10वें दिन आकर के वो लोड इतना कम हो जाता है कि व्यक्ति वायरस मुक्त माना जाता है, चाहे वो उसके आरटीपीसीआर में छोटे मोटे कण आ जाते हों, पॉजिटिव भी आ जाता हो, क्योंकि एवरेज पॉजिटिव 34 दिन तक आदमी पॉजिटिव आ सकता है, और सीडीसी के अनुसार तो 90 डेज तक भी पॉजिटिव आ सकता है, किंतु 10वें दिन तक उसकी वायरस की जो ये कभी स्ट्रेंथ कीजिए इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि वो दूसरे को इन्फेक्शन नहीं दे पाता है। अगर ऐसा व्यक्ति 3 दिन तक किसी सिम्टम से ग्रसित नहीं है, कोई फीवर नहीं है, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो उसको ये माना जाता है कि वो अब एक तरीके से मुक्त है, किंतु 7 दिन तक उसको और प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल। एक बात और है इसमें कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा लेट भी रिस्पॉन्ड करते हैं, और हमारे लिए 5वां और 10वें दिन के अलावा जो हमारा अभी देखना है वो 7वां 8वां दिन होता है, उसमें अक्सर वायरस की तो स्ट्रेंथ कम होती जाती है, किंतु बॉडी का एक रिएक्शन बिल्डअप हो रहा होता है जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, और किसी किसी केस में 7वें 8वें दिन आकर के वो पीक चरण पे आने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर जिनको 7वें 8वें दिन भी बुखार चल रहा हो, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर फ्लक्चुएट कर रही हो, तो आवश्यक है कि उसको तुरंत हॉस्पिटल में या किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अपने आप को हो सकता है उसको भर्ती करके और दवाइयों की आवश्यकता पड़े। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, कल से देश में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो रहा है, जो पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में होगा। हाँ जी। श्रोताओं को थोड़ा ये समझाइए कि ये वैक्सीन का ड्राई रन क्या होता है और ये किस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है? हाँ, ऐसा है कि हिंदुस्तान में जो वैक्सीन की उपलब्धि है वो माननीय प्रधानमंत्री के अनुसार जनवरी के किसी भी हफ्ते में उपलब्ध हो सकती है, और उन्होंने खुद ही सारी जितनी वैक्सीन है जहां बन रही हैं उनका सर्वे किया है। तो अब वैक्सीन को
कुछ खास चीजों की आवश्यकता होती है, कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है, उसको एक कोल्ड चेन में मेंटेन करना होता है। और उसका वैक्सीन लगाने के पश्चात भी अगर कोई रिएक्शन हो या किस व्यक्ति को दी जा रही है उसकी मॉनिटरिंग हो, तो इन सब बातों के लिए एक ऐप भी बनाया गया है, इसको कोविन ऐप कहते हैं। तो ये ड्राई रन जो है, जो अगली आज मतलब नेक्स्ट 2 दिन में 4 स्टेट्स में, जो कि वो उनकी टिपिकल टोपोग्राफी के अनुसार सिलेक्ट किए गए हैं, और उसमें हर एक प्रदेश, हर एक स्टेट के 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स में, और उन 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स के भी हर क्षेत्र में जहाँ पे की वैक्सीन की उपलब्धि कराई जाएगी, तो उसका एक तरह का ड्राई रन का मतलब यह है कि वो सारी प्रक्रिया की जाएंगी जो वैक्सीनेशन के लिए होंगी, एक्सेप्ट कि वैक्सीन नहीं लगेगी। बाकी वैक्सीन का कहाँ से आएगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, कोल्ड चेन कैसे मेंटेन की जाएगी, वो जिस भी साइट पे जा रही है, चाहे वो अर्बन साइट हो, रूरल साइट हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या कोई भी पेरिफेरल सेंटर जो बनाया गया हो, वहाँ कैसे पहुंचेगी, वहाँ का क्राउड कंट्रोल कैसे होगा, वैक्सीन कैसे लगेगी, कितने लोगों को लगेगी। जैसे लगभग 100 लोगों को लगाई जाएगी, आधा घंटे उनको उसके बाद विश्राम करने के लिए बोला जाएगा, उसका रिएक्शन तो नहीं होगा, और उन सबको बाद में आईटी के द्वारा, ऐप के द्वारा अपलोड भी किया जाएगा, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी इन सब चीजों की प्रक्रिया को देखने के लिए, ताकि वैक्सीन जो है वो हर व्यक्ति को सुचारू रूप से मिल सके, उसकी एफिकेसी मेंटेन रहे, किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, उनका उसी वक्त इंतजाम हो, उसी वक्त का रिएक्शन का इलाज हो सके। तो इन सब बंदोबस्त को पूरा तरीके से एक तरह से चेक करने के लिए ये एक ड्राई रन प्लान किया गया है। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं अखबारों में या अन्य मीडिया माध्यमों से। देशवासी जब ये सुनते हैं कि फलां कंपनी की वैक्सीन आ रही है, इसकी वैक्सीन आ रही है, उनके मन में एक और सवाल उठता है कि क्या सभी वैक्सीन एक तरीके से बनाई गई है, क्या सभी वैक्सीन एक ढंग से काम करेगी? थोड़ा इसके बारे में भी समझाइए। आरएनए वैक्सीन क्या होती है, डीएनए वैक्सीन का क्या रोल है? जी, ये काफी मीडिया में चर्चा का विषय भी रहे हैं और काफी लोग इस बात में भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये है क्या। एक्चुअली वैक्सीन तो ये एक वस्तु है जिससे शरीर को उस पर्टिकुलर कीटाणु या जीवाणु या जो भी प्रोटीन का कण है उससे लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। वो क्षमता जो है वो ह्यूमरल भी हो सकती है, यानी कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन से भी हो सकती है, और सेल के द्वारा भी हो सकती है। तो जैसे कोरोना वायरस है, ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई भी वैक्सीन 1 साल के भीतर तैयार होकर के मतलब जनता को लग रही है, मिल रही है, जबकि कभी इससे पहले कभी 10-10 साल भी लगते थे। वो चूंकि पैंडेमिक थी और लोगों की बहुत अर्जेंसी थी, तो बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे तरीके से वैक्सीन बनाने की चेष्टा की है। कम से कम 50 वैक्सीन अभी भी एक्टिव स्टेज में है, और उनके अलग अलग रूट हो सकते हैं लगाने के लिए, और अलग अलग पद्धति के अनुसार बनाई जा रही है, ताकि वैक्सीन जो है वो कार्य कर सके, ताकि कभी कोरोना का वायरस जब शरीर में प्रवेश करे तो उसको उसी वक्त निष्क्रिय किया जा सके। तो अब इसमें या तो हम वैक्सीन का जो बनाने के लिए या तो वायरस है, उस वायरस को हम इनएक्टिवेट कर दें, यानी कि उसको इतना क्षीण कर दें कि वो बीमारी पैदा करने लायक ना हो और उसको शरीर में प्रवेश कराएं, या फिर उसको वैक्सीन जो बनाने के लिए वो उस पर्टिकुलर वायरस के स्पेशल कणों को किसी दूसरे वायरस, हार्मलेस वायरस के थ्रू शरीर में प्रवेश करवाएं। तो ये सब डीएनए वैक्सीन के कारण वो ये उदाहरण है, जिनको हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं या वेक्टर बेस्ड वैक्सीन कहते हैं। ये जो mRNA वैक्सीन है, ये एक स्पेशल किस्म की वैक्सीन है जो एक नई पद्धति से बनाई गई है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो वायरस है उसके एक पर्टिकुलर कण, जिसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, जो कि वायरस यूज करता है शरीर में प्रवेश करने के लिए, उस कण को आर्टिफिशियली बॉडी क्रिएट करे, उसके लिए ये वैक्सीन है। यानी कि जो वायरस उस प्रोसेस को यूज करता है शरीर में कण पैदा करने, मैसेंजर आरएनए के थ्रू, तो उस मैसेंजर आरएनए को हमने यूज किया है उस कण को बनाने के लिए, जो बिना वायरस के संपर्क में आए ही शरीर उसको लड़ने की प्रक्रिया तैयार कर लेता है, जान लेता है, ताकि कभी असली वायरस आए तो उसको मारा जा सके। बिल्कुल, ये mRNA का एग्जाम्पल है। जी डॉक्टर नीरज, आज एक अच्छी खबर भारत के नजरिए से ये रही कि जुलाई के बाद सबसे कम कोरोना संक्रमित मामले आज देश में आए, 18,732। खुशी का विषय है। जी, पिछले 2 दिन से 300 से कम लोगों की मौत हो रही है प्रतिदिन।
जी। क्या इससे ये माना जाए कि भारत में कोरोना का पीक अब चला गया? कुछ जो विश्लेषण कर रहे हैं इन स्टैटिस्टिक्स का, वो ये ऐसा मान रहे हैं कि हो सकता है कि जो हमारी जो फर्स्ट लहर आई है उसमें कुछ हद तक काबू आ रहा है। हो सकता है इसका कारण ये भी रहे कि जो पॉपुलेशन है वो उसमें इतने वायरस से कांटेक्ट हो चुका है कि उसमें हर्ड इम्यूनिटी बिल्डअप हो रही है। जी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि सपोज 100 में से 70 आदमियों को वायरस पीड़ित कर चुका है और उनको लड़ने की क्षमता पैदा हो गई है। ये 70 व्यक्ति अगले 30 व्यक्तियों के लिए जो है सुरक्षा चक्र का काम करते हैं। तो वायरस इनके थ्रू जब उस व्यक्ति के पास पहुंचता है तो वो इतना क्षीण हो चुका होता है कि वो अपना कार्य नहीं कर पाता है, यानी कि उसको प्रोटेक्शन मिलती है। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहा जा सकता है। तो कुछ इसी प्रकार की शायद स्थिति बन रही है जिसके कारण वायरस का प्रकोप थोड़ा लग रहा है कि घट रहा है। फिर भी इसमें कोई अभी ढिलाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नेचर और बहुत सारी चीजों पे, आप सपोज 31 तारीख को सारी दुनिया बाहर आके रोड पे सेलिब्रेट करने लग जाए और संक्रमण जो है उसी प्रकार से फिर से उत्पन्न हो जाए, तो इसलिए आवश्यक है कि अभी कोई ढिलाई नहीं रखें और जो हमने प्रिकॉशन रखनी है वो जारी रखें। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जी। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आसिफ चौधरी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार। जी सर, मेरा सवाल ये है कि हम यहाँ पे मुंह पे मास्क लगा कर रखते हैं जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, हाथ भी बार बार धोते रहते हैं। ये देशों में जो कोरोना बढ़ रहा है, क्या उनकी लापरवाही है या कोई और वजह हो सकती है सर? बढ़िया सवाल है डॉक्टर नीरज जी। मेरा तो पूरा यही मानना है कि ये बिना लापरवाही ये बीमारी आती नहीं। जी। अगर हर व्यक्ति अपने मुंह पे मास्क हमेशा लगाए, जो कि अच्छा फिटिंग मास्क होता है, जो मास्क जिसकी आपने खुद देख रेख की है, यानी कि वो नहीं है कि जो बहुत बार यूज हो चुका हो, और अपना हाथ भी आप धोते हैं, चेहरे पे बार बार नहीं लगाते हैं, चाहे वो शील्ड भी साथ में रखते हो, तो मेरा ये मानना है कि वायरस आपके पास पहुंचेगा ही नहीं। किंतु व्यक्ति खाना खाते समय, बात करते समय, लोगों के साथ में जब खरीदारी कर रहे हैं तो कभी ना कभी या मास्क भी नीचे आ जाता है, नाक से नीचे आ जाता है, जो हमें ध्यान नहीं रहता है। तो इन सभी कारणों से वायरस कभी भी अंदर घुस सकता है, यानी कि सावधानी घटी दुर्घटना घटी, ये वही समस्या है। जी। बिहार से सुनील दास जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सुनील जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते जी, मैं जानना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न है जी कि कोरोना वाले व्यक्ति की खुली में शौच करने के जगह पर जब भी कोई आदमी अगर शौच करने जाता है तो उसमें कोरोना की डर है? सबसे पहले तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रही है और बहुत सारे गांव, कस्बे, मोहल्ले खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। लेकिन डॉक्टर नीरज, इनका सवाल है कि अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति खुले में शौच के लिए जाता है और वहीं एक ऐसा इंसान शौच के लिए जाता है जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तो क्या खतरा है? देखिए, यही कहा जाता है कि शौच करने से जो आप वेन पास करते हैं या मल मूत्र त्याग करते हैं, उनमें कोरोना के वायरस हो सकते हैं। और आप जिस प्रकार से हाथ धो रहे हैं या आप बिना प्रिकॉशन के चीजों को छू रहे हैं, तो संक्रमण का शक तो रहता ही है। तो मेरा ये मानना है कि ये संक्रमित तरीका है, मतलब इससे संक्रमण हो सकता है। जी बिल्कुल। जम्मू से रंजन जी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी, पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी वजह से सर जी हमें बहुत इधर को नई नई बातें मालूम पड़ जाती है कोरोना के लिए। शुक्रिया रंजन जी। सर जी, उसके लिए आपका धन्यवाद। और सर, जैसे हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं जी, शरीर के बाहरी आवरण को, मतलब जैसे अपना कोरोना मर जाता है, क्योंकि उसमें 70% अल्कोहल होता है जी। तो सर मेरी जिज्ञासा ये है कि
जो शरीर के अंदर के कोरोना वायरस को मारने के लिए इसमें 2 चम्मच सुबह शाम सर ये शराब का सेवन कर सकते हैं सर, क्योंकि उसमें भी अल्कोहल होता है। देखिए, धूम्रपान करना किसी भी नजरिए से सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके काफी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं और बहुत सारे लोगों के बीच जब से सैनिटाइजर की शुरुआत हुई कोरोना वायरस को मारने के लिए, बहुत सारे लोगों के जहन में इस तरह के सवाल उभरे और इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इन बातों का खंडन किया। डॉक्टर नीरज, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें किसी प्रकार का भी कोई सत्य नहीं है कि सैनिटाइजर पीने से आपको कोई कोरोना के वायरस मर सकते हैं। पहली बात तो ये रूट अलग है प्रवेश का, उसका वो नेजल लाइनिंग से और उस तरह से फैलता है। दूसरा, 70% अल्कोहल पीना वैसे ही सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है और अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन को इतना डैमेज कर सकता है कि उसको वो और बीमारी से आप ग्रस्त हो सकते हैं। तीसरा, जो सैनिटाइजर्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे एजेंट्स हो सकते हैं जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकते हैं, जो अंदर जाएं तो ये केवल बाहरी त्वचा के लिए ही बनाए गए हैं, तो उस तक ही लिमिटेड रखिए और इसको शराब को और इसको सेवन की बातें ना कहें। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, जो पोस्ट कोविड केयर सेंटर्स हैं और वहां जो मरीज आ रहे हैं, आप लगातार उनको देख भी रहे हैं। बहुत सारे मरीज इस तरह की शिकायत कर रहे हैं कि कोरोना से ठीक हुए 2 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, लेकिन अब भी थकान लगती है, चिड़चिड़ापन हावी हो जाता है, भूख नहीं लगती, किसी से बात करने का मन नहीं करता। ऐसे मरीजों को आप क्या सलाह देंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमने भी बहुत पेशेंट्स में देखा है पोस्ट कोविड कुछ ऐसे सिंड्रोम अब देखने में मिल रहे हैं जो लोगों की काफी धारणाएं भी बन रही हैं और जो उनकी कंप्लेंट्स भी हैं कि एक तो उनकी लगता है कंसंट्रेशन नहीं बनती है, उनको शरीर में थकावट रहती है, उनके हो सकता है कि जो फेफड़े में इंजरी रही है उसकी वजह से उनको सांस की तकलीफ भी रहे और एक एंजाइटी इंसोमिया की बीमारी भी पैदा होती है जिसमें उनको नींद भी डिस्टर्ब रहती है, कुछ डिप्रेशन भी पैदा हो रहा है। तो कुछ ये मेंटल हेल्थ को लेकर के भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके विषय में भी काफी चिकित्सक जो है इसमें लगे हुए हैं और एक काउंसलिंग सर्विसेज भी चला रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कुछ जो ऑर्गेनिक इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि जो नसों की इन्वॉल्वमेंट होती है, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो धीरे धीरे समय के साथ अपने आप हील करती हैं। तो व्यक्ति को ढांढस रखना चाहिए कि वह बिल्कुल स्वस्थ है और धीरे धीरे जो इसकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये अपने आप समय के साथ ठीक हो जाएंगी। अगर इनको फिर भी अगर नहीं आराम आ रहा है तो किसी चिकित्सक की सहायता लें। अब सभी अस्पतालों में पोस्ट कोविड जो है वो केयर के लिए क्लिनिक शुरू हो गए हैं जहाँ पे वो अपने आप को दिखा सकते हैं और उसके लिए जो हमारे पास कुछ दवा भी है जो हम इसको दे सकते हैं जिससे उनकी ये तबीयत को जल्दी आराम हो सकता है। तो इस बात को थोड़ा सीरियसली लें। अगर आपको लगता है कि ये आपकी परसिस्टेंट चल रही है ऐसी तकलीफें तो तुरंत आप पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक्स में जाकर के डॉक्टरी सलाह जरूर लें। इनके लिए दवाएं भी हैं, दवा दी जा सकती है और काउंसलिंग भी आपकी की जा सकती है। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आशीष गुप्ता जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार। सर नमस्ते जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मेरी एक छोटी सी बच्ची है सर, इनका आंखों का ट्रीटमेंट चलता है सर, रूटीन चेकअप सर, साल भर हो गए सर, तो क्या सावधानी पर रख के जाना चाहिए? और मेरा दूसरा सवाल है सर कि बच्चे लोग को सर वैक्सीन कब दी जाएगी आम लोगों को, ये मेरा जानना था सर। इनकी एक छोटी बच्ची है और रूटीन चेकअप के लिए उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है। कोरोना संक्रमण के खौफ के बीच क्या अस्पताल जाना सही रहेगा? संक्रमण का खतरा कितना रहेगा? देखिए, 2 बातें इसमें। जो बच्चों के जो वैक्सीनेशन शेड्यूल हैं उनको आप जरूर फॉलो करें, उनको नियमित रखें, उसमें ढिलाई ना रखें क्योंकि वो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। वो वैक्सीन जो है वो उसको और बीमारियों से बचाने के लिए ही होती है। और जहाँ तक अस्पताल में जाने का संबंध है, बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जो केवल कोविड के लिए हैं या जो मिक्स हॉस्पिटल है जिसमें कोविड और नॉन कोविड दोनों तरह की सर्विसेज चल रही हैं। वहां पर दोनों का रूट और सेग्रीगेशन किया गया है ताकि कोविड के पेशेंट से दूसरे पेशेंट एक्सपोज ना हो, संक्रमित ना हो और उनको एक दूसरे से दूरी मेंटेन की जा सके। और आप अगर जाते हैं तो जैसे प्रिकॉशन हम बताते हैं कि बच्चे को भी अगर आप मास्क लगा लें, उनको थोड़ा डिस्टेंस उनसे मेंटेन करें, हाथ उनके अपने धोते रहें और जो अस्पताल में जिस प्रकार से नियम बताए गए हैं उनके अनुसार आप चलें तो संभव है कि आप इस संक्रमण से बचे रहेंगे। वैसे भी आप जिस प्रकार का देख रहे हैं
अब धीरे धीरे इंसिडेंस कम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे को अगर आप चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल। हरियाणा के हिसार से राजेंद्र जी हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं ये डॉक्टर साहब से जानना चाहता था कि ये नया वायरस क्या है और इसकी क्या क्या लक्षण है जो रोज हमें बताया जाता है कि नया वायरस आ गया, नया वायरस आ गया। इसके बारे में डॉक्टर साहब से जानना था जी। शुक्रिया जी। डॉक्टर नीरज, ये सवाल उस मायने से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नए स्ट्रेन की बात चल रही है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक नया वायरस आ गया। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि इससे जो संक्रमित होगा वो बच ही नहीं पाएगा, इसके लक्षण कुछ अलग होते हैं, इसके लिए कुछ अलग सावधानी बरतनी होगी। आप थोड़ा साफ करें इसे। नहीं, इसमें ऐसा है कि वायरस जो होते हैं एक तरह से जब ज्यादा संक्रमण फैला है, जैसे पैंडेमिक है, जिसका मतलब होता है कि बहुत सारे शरीर में बहुत सारे वायरस जो है वो बनते हैं। तो जब ऐसा स्थिति आती है तो कुछ वायरस के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू होते हैं, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो कुछ ब्रिटेन में ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति जो बहुत दिनों तक इससे संक्रमित रहा और दवाइयां उसको मिलती रहीं, तो वो जो एक म्यूटेटेड वायरस वैरायटी थी वो सिलेक्ट हो गई और उसमें कुछ इस प्रकार के चेंजेस आ गए जिसके कारण उसकी संक्रमण शक्ति बढ़ गई। यानी कि वो पुराने वायरस, जो वायरस चल रहा है, जो नॉर्मल वायरस उसको आप कह सकते हैं, उससे तकरीबन 20 गुना तेजी से फैल सकता है। किंतु जो बात समझने की वो ये है कि ये कोरोना वायरस ही है, उसी प्रकार के लक्षण इसमें भी होते हैं। बस फर्क इतना है कि ये एक व्यक्ति के होने से जो उसके संपर्क में लोग आते हैं उनको बहुत जल्दी उसे संक्रमित कर देता है और थोड़े से यंगर इसलिए जनरेशन के लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है। किंतु इसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं पाया गया है कि ये ज्यादा खतरनाक है या इससे ज्यादा मौतें हो रही हैं, ऐसा कुछ अभी तक सामने नहीं आया है। हाँ, अभी भी विश्लेषण चल रहा है और सरकार ने भी अब फैसला किया है, आईसीएमआर ने भी रिसेंटली निकाला है कि जितने भी हम सैंपल लेंगे 5% लोगों के सैंपल हम जीनोमिक स्टडी यानी कि जेनेटिक स्टडी कराने के लिए लेंगे, ताकि हम भी पता लगा सकें क्या ये वही वायरस है या और भी इसमें म्यूटेशन हो रहे हैं। जी बिल्कुल। हरियाणा के सिरसा से ही ओम प्रकाश चावला जी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी, ओम प्रकाश चावला सिरसा से बोल रहा हूँ। सर, मेरा ये है कि 1 वर्ष हो गया, यानी महामारी का रूप भी ले चुका है ये, इतना भी हम जान चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी भारतवर्ष के हैं जो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना नाम की कोई चीज है। वो कहते हैं एक भय वैसे फैलाया जा रहा है। इसमें डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा, क्या संदेश देना चाहते हैं आम पब्लिक को? डॉक्टर नीरज, ये सवाल बहुत बढ़िया है क्योंकि अब भी ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरों में भी रहने वाले लोगों के जहन में एक सवाल है कि ये कोई बीमारी है ही नहीं। इसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, ये जब यूके में जो सबसे सेंसिटिव जेनेटिक लैब है वायरस की, उसमें उन्होंने लाखों जो है वायरसेस कल्चर कर लिए हैं और उनके म्यूटेशन स्टडीज कर रही हैं। तो ये तो मानना कि ये वहम है, बिल्कुल गलत है। ये वायरस है, उस वायरस के लक्षण हैं, लक्षण फिक्स्ड हैं, वो सारे हमको नजर आ रहे हैं। ये लक्षण पहले कभी देखे नहीं गए थे और इनसे लोगों की मौतें भी हो रही हैं। तो ये कहना कि ये एक महक मतलब सिर्फ वहम मात्र है, ये बिल्कुल गलत है। ये एक विशेष नया वायरस है जिसका अभी तक चूंकि ह्यूमन बॉडी को संपर्क नहीं हुआ था, इसलिए जो है इतना तेजी से फैला है और अब इसकी वैक्सीन भी तैयार हो रही हैं। तो वैक्सीन आते आते ये मेरे को लगता है कि अगले साल तक कंट्रोल में भी आ ही जाएगा। हर प्रकार, जैसे कि H1N1 भी आया था, वो भी एक आदमी कह सकते वहम था, लेकिन वो भी वायरस था। सार्स वायरस पहले भी आए हैं, एवियन फ्लू या इस तरह के, उन सब की वैक्सीन बनी है। ये भी वही वायरस है, मात्र वहम नहीं है। तो इसको तो एक अपने मन से निकाल देना चाहिए था कि ये वायरस ही है, प्रिकॉशन लेनी आवश्यक है और इस प्रिकॉशन से ही आप बचे रहेंगे। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, स्वागत के लिए आनंद सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्ते।
सर जैसे कि अभी सर तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिए, कॉलर ने भी जिस तरह अपना क्वेश्चन पूछा तो वो अच्छा लग रहा था। आपने भी बहुत अच्छी शुरू में जो शुरुआत में टिप्स दी होगी अच्छा। लेकिन सर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे हमारे पुलिस वाले भी कोरोना वॉरियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होते हैं, तो हमारे किसान भी तो कोरोना वॉरियर होते हैं, क्योंकि वो भी तो खेत से जैसे गन्ना लेकर गए कुछ भी, तो हम कांटे पे उनको देखते 5-6 दिन तक बैठे रहते। तो क्या उनको पहले वैक्सीन दिया जाए तो हमारे वो जो किसान कोरोना वॉरियर उन्हें नहीं दिया जाएगा? आप इस पे थोड़ा बताइए प्लीज। धन्यवाद सर। डॉक्टर नीरज ये जानना चाहती हैं कि कोरोना वॉरियर्स यानी कोरोना फ्रंटलाइनर्स को वैक्सीन पहले देने की सरकार बात कर रही है, क्या उनमें किसानों को शामिल करना सही रहेगा? देखिए, कोरोना जो वायरस है वो सभी को इक्वली इफेक्ट करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। किंतु वो व्यक्ति हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर जो डायरेक्टली कोरोना के पेशेंट से डील कर रहे हैं, उनको इस संक्रमण से सबसे ज्यादा खतरा है। और अगर हमारी वो जो लड़ाई करने की जो फोर्स है, जो हमारे इस कोरोना वायरस से लड़ने में हमारा काम कर रही है, अगर वो ही इफेक्ट हो जाती है तो फिर लड़ाई करेगा कौन? इसलिए उनको वॉरियर्स माना गया है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, ओटी में काम करने वाले व्यक्ति या जो सफाई करने वाले व्यक्ति, जो उन व्यक्तियों को आईसीयू में हैंडल करते हैं वो व्यक्ति, स्ट्रेचर बेरर, इस तरह के जो वर्कर्स हैं वो सारे कोरोना वॉरियर्स माने गए हैं। और बाकी सारी जनता सभी कुछ ना कुछ कार्य करती है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, तो कोई खेती करता है, तो कोई आर्टिसांस होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ आदमी कुछ से भी काम कर ही रहा होता है। बचाना तो सबको ही है, किंतु वो व्यक्ति जो डायरेक्टली कोरोना से लड़ रहा है, कोरोना के पेशेंट्स की मदद कर रहा है, जिसको सबसे ज्यादा खतरा है, जो हमेशा हॉस्पिटल में या वैक्सीनेशन कैंप में या कहीं पे भी जल्दी इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को बचाने के लिए पहले फैसला किया गया है। तो उसमें लगभग 1 करोड़ व्यक्ति ऐसे होंगे जो हेल्थ केयर वर्कर माने जाते हैं और 2 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं। तो सरकार का ये फैसला है कि इन 3 करोड़ व्यक्तियों को सबसे प्रथम चरण में वैक्सीनेशन देंगी। अगर आप अगर फ्रंट लाइन पे अगर आर्मी को प्रोटेक्ट करेंगे, तभी तो वो आर्मी जो है अपने जो घुसपैठी होते हैं उनको रोक सकती है। तो इसी प्रकार ये भी वही फ्रंटलाइन वर्कर जो है वो कोरोना से लड़ रहे हैं, तो इसलिए उनको वॉरियर बोला गया। बाकी तो सारे व्यक्ति ही हमारे लिए विशेष हैं, उन सभी को हमें वैक्सीनेट करना ही है किसी न किसी दिन। जी बिल्कुल डॉक्टर नीरज, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि किसी और कॉलर का सवाल हम ले सकें। चलते चलते हमारे श्रोताओं को बहुत संक्षेप में आप क्या संदेश देंगे? मेरा तो संक्षेप में सिर्फ संदेश यही है कि हम अभी कोरोना मुक्त नहीं हुए हैं, अभी हमारी वैक्सीनेशन अभी समय लगेगा। सबसे प्रथम चरण में कुछ ही व्यक्तियों को ही मिल पाएगी, तो इसलिए सभी व्यक्तियों को संयम रखने की आवश्यकता है। और हमें अभी प्रिकॉशन जो हमारा मास्क लगाना, हैंड वॉशिंग या सैनिटाइज करना और डिस्टेंस मेंटेन करना, इनको अभी नहीं छोड़ना है। वैक्सीनेशन के बाद भी इनकी आवश्यकता बरकरार रहेगी। ये हमारा एक जीवन शैली बन जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये हमारी जीवन शैली का अहम हिस्सा बन जाना चाहिए। और जो वैक्सीनेशन पर आपने बात कही और जो लोगों को आपने जागरूक किया कि वैक्सीन की आहट के बीच हमें सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मास्क ही इस समय हमारा सुरक्षा कवच है और सुरक्षित दूरी के सहारे ही हम इस संक्रमण से बचे रह सकते हैं। बिल्कुल सही। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर नीरज बता रहे थे कि टीकाकरण दुनिया के कई देशों में शुरू हो चुका है और भारत में भी कल से ड्राई रन वैक्सीन का शुरू हो रहा है। 4 राज्यों में जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद ही आप तक टीका पहुंचेगा, आपको टीका लगाया जाएगा। इसलिए चिंता मत करिए, सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। सरकार को हर एक व्यक्ति की जान की चिंता है, इसलिए जांच परख कर ही वैक्सीन आपको लगाई जाएगी। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, संक्रमण से बचे रहें और अपने आसपास, अपने परिवार में, समाज में खुशियां बांटते रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीरज गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।